अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहते हैं खुश आमदीद। अगर आपने किचन में जाना हो, काम करना, जाहिर है सवाल होता है कि आप जानते हो कि खाना कैसे पकता है। इसी तरह अगर आपने किसी जगह पर जॉब करनी हो तो पूछा जाता है क्या ये आपके पास रिक्वायर्ड स्किल है, एक्सपर्टीज है, डिग्री है, नहीं है। इस जॉब के जो रिक्वायरमेंट है क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी आप करते हैं या नहीं करते। किसी भी काम करने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होता है वो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। सो ये जो इतनी लंबी तुमहीद बांधे, इसका मकसद सबीन से एक सवाल करना था। और वो सवाल सबीन आपसे ये है कि इस मामले में जब हम जॉब के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम बड़ा कॉन्शियस होते हैं ना कि अच्छा ये स्किल सेट, ये डिग्री एंड एवरीथिंग। शादी से मुताल्लिक क्या ये सवाल किया जाता है कि आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं है? बड़ा मुश्किल सवाल। यानी ये ना कहे ना कि बस मेरा दिल चाह रहा है, मैंने शादी करनी है, कोई पसंद है तो मैंने शादी करनी है, अम्मी ने कहा तो शादी करनी है। मुझे लगता है जो आज की जनरेशन है ना, वो जब तक रेडी नहीं होती वो शादी के लिए हाँ करती भी नहीं है। रेडी भी नहीं होती। अब हमने वो एक अलग मामला है कि रेडी बहुत लेट होती है, लेकिन आई थिंक मैं बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ को, बिकॉज इफ यू आर नॉट मेंटली एंड इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, तो उस लिहाज से बजाय इसके कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाएं, एक टॉक्सिक मैरिज में जाएं, आई बिलीव कि उस लिहाज से अगर आप अपना टाइम लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन फाइनेंशियली उस लिहाज से शायद चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, दो लोग मिलके चलें, हालात आहिस्ता आहिस्ता मिलके सबके बेहतर हो जाते हैं। बट हाँ, मेंटली स्टेबल होना, मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, मेंटली रेडी होना, ये शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुएब, अक्सर ये होता है कि हमारे लड़के बिगड़े हुए होते हैं, देखा ना कितनी बुराइयां होती हैं उनके अंदर, जो शादी करा दो ठीक हो जाएगा मुंडा। ऐसे ही होता है ना, लड़कियां कुछ नहीं कुछ कर रही और व्हाटसोएवर कुछ भी हो, शादी कर दो, कुछ नहीं कर रही, या चले शादी हो जाएगी तो फाइनेंसेस का क्या मसला है, वो तो मियां संभाल लेगा। ये जो अगर ये माइंडसेट जो है ना, इस माइंडसेट के साथ शादियां होती है ना, तो वो बड़े बड़े मुश्किल जिंदगी हो जाती है। क्या आप घर चला सकते हैं? क्या आप अपनी फैमिली लाइफ को आगे लेकर चल सकते हैं? ये सवाल होना चाहिए शादी से पहले। उनसे पूछना चाहिए कि क्या वाकई आप एक नए घर की बुनियाद रख सकते हैं, कि आप अपने नॉट जस्ट फाइनेंसेस एवरीथिंग, क्या आप वो मैनेज कर पाएंगे? अच्छा, इसमें एक राय और भी होती है ना कि जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद सीख जाएगा। आई मीन एट अ पॉइंट ठीक है, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जब पढ़ती हैं आप सीख भी जाते हैं, बट स्टिल उसकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है ना। पहले आप ट्रेनिंग तो बच्चे की करें कि वो वाकई लड़का है या लड़की है, उसकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए अपने घर से, अपने बड़ों से, कि वाकई वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ जा सके। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी आज हम रखते हैं, यानी ये तो बात होगी ना शादी, कि आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार, मेंटली एंड जिस तरह फाइनेंशियली हम बात करते हैं। शादी के बाद जो एक मामला और होता है कि जी खुशखबरी नहीं है, मतलब अभी शादी को 2 महीने गुजरे होते हैं, खुशखबरी नहीं है। ये जो दुनिया का वेरी पर्सनल क्वेश्चंस और वेरी पर्सनल एंड वेरी टॉक्सिक क्वेश्चन। ऑनेस्टली किसी की पर्सनल लाइफ में आप इस तरह से घुस रहेंगे, जी भाई बता दें, मतलब अगला के पैदा करके आपको दे देते, पाल पोस के वापस कर देना, हमारी जिम्मेदारियां साइड पे हो जाती है। उस टाइम पे वो सिर्फ इसलिए होता है ना, अच्छा घर में फैमिली वाले भी होते हैं ना, खेल कूद के बच्चा वापस माँ बाप के पास, जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर ही होती है। तो कभी भी अक्सर नहीं कहते, अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि अच्छा तुम बच्चा पैदा कर लो, हम संभालेंगे, इट्स अ स्कैम, ट्रस्ट मी, कोई नहीं संभालता। जो जिम्मेदारी माँ के ऊपर, जो जिम्मेदारी बाप के ऊपर होती है, वो जिम्मेदारी किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे रिश्ते के ऊपर नहीं आ सकती, नो मैटर व्हाट। एक सपोर्ट आपके साथ जरूर होती है, बट वो जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स के ऊपर ही आती है। आपको ये ना समझे कि मैं और सब इस बात के खिलाफ है कि आप बच्चे पैदा करें, बिल्कुल खिलाफ नहीं है, आपकी मर्जी। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि आप एक दूसरे से सवाल करें, बड़े अपने छोटों से सवाल करें। आई मीन जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिनकी शादी, उनसे पूछें अच्छा क्या आप मेंटली तैयार हो अपनी शादी वाली ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए? क्या आप तैयार हो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंशियली भी है, हर लिहाज से। आप तरबियत कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, तो ये सवाल ज़रूर आपसे वैसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी को भी इतने साल आपके हो गए, कौन सी ऐसी 3 अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो एक कपल के माइंड में होती हैं, जिसको लेकर वो शादी के फेज में एंटर होते हैं, एंड देन कहीं ना कहीं जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं अनरियलिस्टिक, तो आप सफ़र करते हैं? कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो कि आप बताएंगे? अच्छा, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में हम जाएं तो हमने शायद नहीं सफ़र किया, बिकॉज हमने शायद बहुत पहले से इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था कि ये एक्सपेक्टेशंस होती ही अनरियलिस्टिक हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन, सारी नॉट सारी, बट एक जिस पे मैं ज़रूर बात करूँगा। जी जी, जब हम कहते हैं ना मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर, नो वन इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। सो मैंने एक्सेप्ट करना है अपने लाइफ पार्टनर को द वे शी इज,
उसने एक्सेप्ट करना और किया हुआ है द वे आई एम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप। जब आप किसी को उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के साथ एक्सेप्ट करते हैं अपनी जिंदगी में, तो फिर आता है मजा। ये तो कोई बात नहीं कि अच्छा सब कुछ ठीक होना चाहिए, अरे कुछ चीजें खराब भी होंगी। हो सकता है कि मैं बहुत मेसी हूँ, जैसे कि मेरी बेगम मुझसे शिकायत रहती है ना कि अच्छा मेरी जो वार्डरोब है वो अब शादी से पहले बिल्कुल सेट होती थी, जो कि मैं क्लेम करता था। अब आप डिपेंडेंट हो गए ज्यादा। नहीं, मैं खराब हो गया हूँ, मे बी डिपेंडेंट तो हो गया हूँ। डिपेंडेंट ही होता है ना खराब होना। नहीं वो भी है, मेरे तरह की है ना इस मामले में। हम दोनों को अपने बड़ों से डांट पड़ रही होती है इस मामले में। सो कहने का मतलब है कि हम अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। कोई जिस तरह मेरे यहाँ ये है कि मैं जल्दी सोता हूँ, मैं जल्दी मुझे नींद आ जाती है। सो मेरी वाइफ है वो लेट सोती है। अब उसने एक्सेप्ट किया मुझे कि मैं जल्दी सोता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो लेट सोती है, तो वो उस टाइम पे शोर शराबा बंद हो जाता है। और वो अच्छा ये देखें, आपने जो बात की ना कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ एक्सेप्ट करना। नो वन इज परफेक्ट। मैं ये कहूंगी कि आपको उस बंदी को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर बंदे में स्ट्रेंथ्स भी हैं, हर बंदे की वीकनेसेस भी हैं। तो आपको एज इट इज़ जो है वो उस शख्स को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम ये माइंड में रखना कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एंड देन लोग कॉम्प्रोमाइज से बहुत डर रहे होते हैं शुएब, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा हमारी शादी हो रही है, हमने तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। लड़कियों के पर्सपेक्टिव से, दोनों के पर्सपेक्टिव से सबीन। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं। मैं मतलब बहुत ज्यादा, मैं तो मैं फेमिनिज्म को प्रमोट भी करती हूँ, बहुत सारी चीजें एक्सट्रीम पे नहीं हूँ, बट येस आई बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बट एट द सेम टाइम आई जस्ट थिंक कि हाँ, जो कॉम्प्रोमाइज की बात होती है वो शायद लड़की को ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज लड़की दूसरे खानदान में एंटर हो रही है। हाँ, नहीं आजकल नहीं होती ना, आजकल अलग हो जाते हैं ना पहले ही। अच्छा ओके होता है कहीं ना, तो वो वाला चक्कर तो अब आहिस्ते से खत्म ही होता जा रहा है ना कि लड़की दूसरे घर जाएगी, ये खानदान बड़ा होगा। हमने तो ये भी देखा ना कि मेजॉरिटी की बात करी थी, वैसे मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर। लड़की की ख्वाहिश भी ये होती है ना कि अच्छा बस पहले दिन से अलग रहना है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा था। एनीवेज आप एब्सोल्युटली राइट कि अगर आप एक घर में जा रहे हैं जहाँ पे बाकी दूसरे रिलेशंस हैं, तो फिर वाकई कॉम्प्रोमाइज उस लड़की को ज़्यादा करना पड़ रहा होता है। एनीवेज हमारा मौजू आज यही था मौजू आज वैसे एंड टाइम तक हम अपने मौजू के साथ स्टिक रहे, ये बड़ी बात है। देख ले हम रहे हैं। वैसे हमें ना पीसीआर की तरफ से और टीम की तरफ से एप्रिसिएशन स्टार्ट कहीं से करते हैं, खत्म कहीं और करते हैं जाके। हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज हम इस मौजू में मजीद बात भी करेंगे, लेकिन कुछ और सेगमेंट भी है जो हमने राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन का हिस्सा बनाना है। तो रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमें बात करनी है सूप्स की इंपॉर्टेंस पर। सूप्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, स्पेशली हम जब डाइट के पर्सपेक्टिव से देखें। मैं डाइट वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, मैं इनटेक की बात करूँ, स्पेशली रमज़ान में, सहरी में, इफ्तारी में। अदरवाइज मौसम भी ऐसा है कि समटाइम्स दिल भी करता है सूप पीने का। सो सूप्स कितने हेल्दी हैं और सूप कितने न्यूट्रिशियस हो सकते हैं, स्पेशली रमज़ान में कितनी उनकी इंपॉर्टेंस, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया ज़ैनब गोंदल ने, न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। सूप कौन सा फेवरेट है आपका? बिकॉज हम मार्केट में दो तरह के मिलते हैं, हॉट एंड सॉर एंड कॉर्न सूप। दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही नुकसानदेह है हमारे लिए। कैसे? सूप नुकसानदेह है? ये वाले सूप नुकसानदेह है जो आपने, क्योंकि इसमें सॉसेस की वजह से आप कह रही हैं। एग्जैक्टली आपने जितना कॉर्नफ्लोर उसमें ऐड कर लिया है, जो थिकनिंग एजेंट आपके सूप को थिकन कर रहा है, क्या वो आपके पेट में जाके थिकनिंग नहीं करेगा? ओह, डरा दिया दोबारा। क्या कह रही हैं? ना करेंगे। सोचने की बात है, सोचने की बात है ना, यखनी उसे सूप कहते हैं। पूरी दुनिया में क्लियर सूप मिलता है। ओके, पाकिस्तान में क्लियर सूप चंद रेस्टोरेंट्स पे सिर्फ मिलता है और कहीं नहीं मिलता। That I agree. हम एक ऐसे दौर में रहते हैं, एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां अच्छा खाने को हम डाइटिंग कहते हैं, बोरिंग खाना कहते हैं। हेल्दी चीज खाने वाले को हम कहते हैं कि तुमने भी उसी दिन मरना है और उसी कब्र में जाना है और हमने भी उसी कब्र में जाना है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुमने ये सब खा पी के भी वहीं जाना है और हमने भी वहीं जाना है। कभी-कभी आपस में एक दूसरे को यही कहते हैं, खा लो वैसे, मतलब जाना तो है ना। स्टिल
जाना है, लेकिन है। चलते फिरते जाना है, बीमारियों के साथ जाना है, दो डिफरेंट हाँ कंडीशन। सही बात है, अल्लाह सबको चलते फिरते लेकर जाए जी। आमीन। जिंदगी के दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। आप सेहत तंदुरुस्ती के साथ जा रहे हो, बीमारी के साथ जा रहे हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। जो खाएंगे, जो पिएंगे, उसका डायरेक्टली असर होगा हमारी बॉडी पे, हमारी फेस पे, हमारे बालों पे, नेल्स पे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो शुरू करते हैं ना जी, आज से हमने हेल्दी डाइट करनी है, आइदर फॉर वेट लॉस और आइदर वैसे, क्या करते हैं, रोटी बंद, चावल बंद, सब बंद। खाना क्या है पता नहीं जी, क्या खाना है। सुबह से भूखे हैं जी, रात को कुछ मंगवाया, खाया, ऑर्डर किया और अच्छा खासा खा लिया, वो पूरा दिन आपका इन वेन खत्म हो गया, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ आपको। आप अपने दिन का अगर एक हेल्दी स्टार्ट करो और एंड हेल्दी करो तो परफेक्टली आप उसको लेके मैनेज कर सकते हो। ओके। अगर आपको ब्लड की कमी है, एनीमिया है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, आपको यूरिक एसिड है, आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपकी स्किन सैगी है, लटकी हुई है, खराब है, तो सूप्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। सूप्स का बेहतरीन ऑप्शन है। कितने किस्म के सूप हैं, जैसे आपने कहा हमने सिर्फ ये 2 सूप सुने हैं, Mostly लेकिन यही दो ऐसा है, yes. नहीं है। लेंटिल सूप, दालों का सूप, लेंटिल सूप सबसे ज्यादा बेहतरीन सूप में से एक है। वो कैसे बनता है? दाल के जैसे हम घर पे बनाते हैं, ठीक उसका है। सिर्फ तड़का ना लगाएं, Okay. ऑयल ना डालें, और लिक्विड रखें लिक्विड पानी ज्यादा में उसको बनाएं, तो दैट इज योर वो दाल तो का नहीं पिया सूप। जाता। बड़ा मजे का बनता है। अच्छा। हाँ, कोई अच्छा बना के अच्छा, आपको शायद दे। तड़के लगा के हमें खाने की आदत है दाल को, या मे बी कुछ उसमें बता क्या आप चीज उसको डालें इसके तड़के टेस्ट के के लिए? बगैर अदरक जूलियन कट में उसमें डालें, लेमन स्क्वीज करके खाएं और उसके साथ थोड़ी सी पालक लें। आपका एनीमिया खत्म, यानी खून की कमी जो है वो खत्म, चेहरे पे पिलाहट जिसको हम कह रहे होते हैं वो खत्म, यरकान के इवन जो पेशेंट्स हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। नहीं दाल इस तरह से अच्छी लगती, वेजिटेबल सूप की तरफ स्विच कर सकते हैं। Okay. उसमें चिकन डाल लें, थोड़ा सा वेजिटेबल्स, हर किस्म की वेजिटेबल जो है वो उसमें डल सकती है। कॉर्न डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, चने डाल सकते हैं, काले चने डाल सकते हैं, गोभी डाल सकती है। हर चीज जो है हम उसका जो वेजिटेबल सूप है बना के पी सकते हैं। सिर्फ आलू नहीं डालेंगे उसके आलू अंदर। नहीं डालने? आलू नहीं डालने प्लीज। गोभी डाल लें, बंद गोभी डाल लें, गाजर डाल लें, उसके अंदर मूली डाल लें, सब डाल लें, ठीक है। लेकिन इस तरह की चीजें ना डालें आलू जो ना डालें। अंदर भरता बना दें, वो नहीं डालेंगे। चिकन का सूप, मटन का सूप, बीफ का सूप, तीनों एक अच्छे ऑप्शंस हैं आपकी। किसी भी इंसान को, जैसे मैं पहले कह रही हूँ, खून की कमी है, चक्कर आते हैं चलते हुए, उठ के खड़े हुए चक्कर आना शुरू हो गए, रमज़ान में स्पेसिफिकली लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं कि जी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। जी यखनी बना के पी लें, घर पे पड़ा हुआ होगा गोश्त, नहीं भी है तो बाहर से थोड़ा सा लाएं, उसको कंज्यूम करना शुरू कर दें, बॉडी एनर्जी में आ जाएगी। कोई मसल सोरनेस है, बहुत आम अल्फाज में लोग कहते हैं जी नाड़ पे नाड़ चढ़ गई, मसल क्रैम्प्स पड़ गए, दर्द होनी शुरू हो गई, रात में मसला हो जाता है, हफ्ता एक यखनी पिएं और उसके बाद अगर आपको मसल क्रैम्प्स हुए तो मैं जवाब दूँ उस चीज़। अच्छा, वैसे वही मैं कह रही थी कि सूप सब लगे हुए होते हैं और ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो कॉर्नफ्लोर और वो सारा, नॉर्मल यखनी वो ज़्यादा मज़े की भी होती है। आई डोंट नो, मुझे मटन की यखनी मुझे बड़ी पसंद है, हालांकि मुझे होता है कि मैं वही कहती हूँ लोगों को बड़े नखरे होते हैं, नहीं जी हमें इस तरह नहीं यखनी पीने में। वाकई हम सारी दुनिया को फॉलो करते हैं, अमेरिका में ये हो रहा है, कनाडा में ये हो रहा है, तो उन सूप्स को क्यों नहीं हम फॉलो करते हैं? वहाँ हमारा टेस्ट आड़े आ जाता है। हाँ जी, मैं यूएस गई पीछे कुछ मंथ्स पहले, तो वहां पे मैंने बड़े मजे से सूप ऑर्डर किया। अब आई वाज इमेजिनिंग कि वो वाला सूप आएगा जो पाकिस्तान में आता है। सूप आया जी तो उसका कुछ क्लियर और ही था, क्लियर सूप था, उसके अंदर वेजिटेबल्स घूम रहे थे, तैर रहे थे। देख के मैंने सोचा ये तो डॉलर बर्बाद हुए, पैसे बर्बाद नहीं क्या पानी और सब्जियां। लेकिन व्हेन आई ट्राइड Okay. इट वाज अमेजिंग। वाओ, बेस्ट सूप मेरी जिंदगी का वो था जो मैंने पिया। फिर आई ट्राइड लेंटिल सूप्स देयर, डिफरेंट तरह के। फिर मैंने अरब कंट्रीज में इवन अगर आप देखें, बहरीन में देखें, सऊदीया में देखें, वहाँ पे बहुत तरह के तो खाने से पहले देते हैं आपको वो यखनी है। बिल्कुल यखनी मिलती है आपको, जितनी भी आप मंदी वाली जगहों पे जाएं, पहले आपको यखनी पाकिस्तान में भी मिलती है। हम क्या करते हैं, नहीं जी मंदी लाओ, मेन कोर्स डायरेक्ट लेकर आओ ना, स्टार्टर की तरफ से जाना ही नहीं है ना। देखिए हम लेते हैं, भाग रहे हैं हम कार्टिलेज बिल्ड करने के लिए, हम कोलेजन ढूंढ रहे हैं, महंगे से महंगा कोलेजन पाउडर हम पीने को तैयार हैं, पानी में मिक्स करके, दूध में मिक्स करके कोलेजन की गोलियां खाने को तैयार हैं, बायोटिन के सप्लीमेंट्स हम खाने को तैयार हैं अपने स्किन, नेल, हेयर को बेहतर करने के लिए। 15-15, 20-20 हजार की गोलियां मिलती हैं, लोग वो खाने को तैयार हैं। 15,000 का गोश्त खा लो,
फ्रूट खा लो, तो स्किन और बाल और कोलेजन वैसे ही बेहतर वैसे बूस्ट हो जाएगा। Exactly. और उसमें कितना इंपॉर्टेंट है कुकर में ना पकाएं, वो हल्की आंच पे ज़्यादा देर तक पकाना कि वो जो मिनरल्स रिलीज होते हैं बोन्स से, जब वो रिलीज हो तो फिर फायदा होता है उसका। बिल्कुल, आपने चाहे फिश का आप सूप बनाए, चिकन का बनाए, मटन का बनाए, बीफ का बनाए, आप उसको जैसे निहारी को कुक हम करते हैं कि पानी में रख देते हैं और फिर आपका ब्रॉयल होता रहता है और उसके बाद चिकन और वो श्रेड हो जाता है और आप उसके बाद लें, तो आप इसको इसी तरह से लें, उसमें थोड़ी सी कॉर्न डालें और एक स्टेप अपने बच्चों के लिए ये ले लें कि उनको छोटी एज से इस सूप की आदत डाल दें। ओके, खुद भी पिए लेकिन एटलीस्ट उनको पिलाना शुरू कर दें कि उनको ये आदत हो कि सूप यही होता है। वो कॉर्नफ्लोर वाला जो सूप है ना, उसको प्लीज उठा के बाहर और फेंक दें। टेस्ट तो आपने डेवलप करवाना है ना। एग्जैक्टली। और आप शुरू से अगर आप कॉर्नफ्लोर वाला सूप उसकी टेस्ट डेवलप करवा दिया तो बच्चा कहाँ दूसरी कोई चीज पिएगा खाएगा। बिल्कुल। और आपने अगर एक बच्चे को ये बात बताई है कि बेटा तुम्हारी बोन हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, हम बात करते हैं जी घुटनों में दर्द है, घुटनों में क्यों दर्द होता है आपके? क्योंकि आपकी घुटनों की मिख खत्म हो रही है, फ्रिक्शन खत्म हो रही है, कार्टिलेज खत्म हो रहा है। कार्टिलेज किसने बनाना है? आपके गोश्त ने बनाना है। आप गोश्त नहीं खाओगे, कार्टिलेज कैसे बनेगा? और बेस्ट वे है यखनी की फॉर्म में, क्योंकि जब हम सालन बनाते हैं ना, उसमें हम इतना उसको ओवर कुक कर देते हैं कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट कुछ नहीं बचता, और फिर इतना स्पाइसी मसाला उसके साथ हम बना देते हैं कि ना तो वो खाया जाता है और एंड अप हम करते हैं या तो थ्रो अप करते हुए या उसके एक दो पीसेस खा के खत्म। तो इट्स बेटर आप अगर चॉइसेस अपना लें और इसमें ले आए दलिए की तरफ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा जो है वो गोश्त नहीं खाता, आप उसको दलिए पे लगा दें। सही। दलिया आप कुक करें पानी में, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालें, उसके अंदर खजूर डालें और अपने चिकन मटन या बीफ को श्रेड करके रख लें और उसको ग्राइंड करके जो है ना वो इसके अंदर ही डाल दें दलिए के। दुनिया में लिटरली ये भी मिलता है। ये मैंने खुद क्रिएट नहीं की, ये महंगे इतना बड़ा ये जो था ना, वो था, मुझे डिश का नाम भूल गया, उस नाम से वो मिल रही थी और वो तकरीबन 12 दिनार की थी। अच्छा। और दिनार एक जो है वो तकरीबन 800 रुपए का है। 12 दिनार की इतनी सी वो मिल रही थी और आप घर पे बना सकते हैं। दलिया, गोश्त और आपने उसके अंदर नट्स डाले या खजूर डाली, उसको ग्राइंड करें, बच्चे को आप चम्मच से खिलाएं, उसे क्या अच्छा, पता बच्चा खाता है। मुझे इससे याद आया कि मेरी बेटी नूडल्स बहुत खाती थी ना स्टार्ट में, और हमने कहा ये तो काम खराब है, नूडल्स तो हेल्दी नहीं, अब क्या करें। हमने यूँ किया कि नूडल्स बनाए, उसमें बिल्कुल आई थिंक हाफ स्पून जौ का दलिया डाला, अच्छा हमने खिला दिया। नेक्स्ट डे हमने फुल स्पून डाला। अच्छा हम करते क्या आते हैं, हमने रोज दलिया बढ़ाते जा रहे हैं, नूडल्स कम करते जा रहे हैं और फिर चिकन भी ऐड कर दिया। सो करते एंड पे से दलिया रह गया। दलिया खिला के हमने उसको बेहतरीन कर दिया। जबरदस्त होगी माशाल्लाह। ये देखें, ये आपको ट्रिक्स के साथ बच्चों को डील करना है डील ना, कर आजकल लिया। के बच्चों बच्चे के साथ डील कर। डिश का नाम नूडल्स ही है। अब दुआ करें उसको कभी असल नूडल्स ना मिल जाए। हमने से बता दिया है, अब तो बड़ी हो गई, तो बता दिया कि ये हमने तुम्हारे साथ किया था, तो शी इज हैप्पी कि अच्छा नूडल्स पे भी मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि उसके अंदर जो MSGs होते हैं वो डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन को खराब करते हैं, स्टमक लाइनिंग को खराब करते हैं और आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत तबाह हार्मोन्स के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। एग्जैक्टली, आपके हार्मोन्स को इतना तंग करते हैं। अब आपके पास अगर पेट ही नहीं रहा, इंटेस्टाइन ही नहीं रहे, आपको अल्सर्स होने शुरू हो गए, स्टमक अल्सर्स हो रहे हैं, तो आप क्या खाओगे? क्या करेंगे? सही बात है। अच्छा, इसके अलावा कोई सूप जो आप क्विकली बता सकें मैं नाज़रीन के लिए? कोई मौली गिटानी सूप भी एक होता है, वो दालों का ही होता है प्रॉब्ली, शायद टमाटर का सूप भी होता है। टमाटर का भी होता है। टमाटर का भी होता है, अच्छा नहीं होता इतना। बहुत मजे का होता है। आपने किसी अच्छी जगह का फिर पिया नहीं होगा। मेरा ख्याल है जो हम दालों का, टमाटर का और हम जो इनकी शक्लें बनाते पड़े, वाकई हमने किसी अच्छी जगह से नहीं पिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि लोगों को टर्की जाने का बहुत शौक है, तो जो भी टर्की जाए वहां जाके प्लीज उनका टोमेटो सूप और लेंटिल सूप जरूर ट्राई करें, कहीं से भी कर लें, आपको मजा आएगा। उनके कबाब और वो चीजें तो जो खा रहे हैं, तो एक दफा सूप भी पी के देखें ना। अच्छा, पर थाई सूप इज वेरी नाइस। यस, क्लियर होता है, चिकन के थोड़े से पीसेस होते हैं और ब्राउन राइस प्रॉब्ली होते हैं, क्योंकि वो हमारा मसाला भी थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर देते हैं ना, हमारे टेस्ट बड्स को वो तस्कीन पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, घर पे सादी सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप एक प्रैक्टिस ये कर लो कि चिकन पड़ा है, मटन है, फिश है, जो भी है घर पे, उसका थोड़ा सा पोर्शन ले लें, उसको डाल दें। जो भी घर पे वेजिटेबल्स पड़े हैं, चाहे वो पालक है, गोभी है, गाजर है, मटर है, कुछ भी है, वो भी डाल दें। और आप ये समझे कि घर की जितनी बची कुछ ग्रोसरी है ना, वो आप उसमें डाल दें। बिल्कुल सही है। दालें सारी आप उसमें डाल दें और उसको कुक होने दें। उसके बाद उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, उसके अंदर एक सेब डालें। ये बड़ा फेमस सूप है जिसकी ये रेसिपी है। उसके अंदर आप सेब डालें, उसके अंदर आप मसाले डालें प्रॉपर, अपने जो नमक, मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक उसको बनाएं और उसको प्रॉपर कुक होने दें। और अगर नहीं वो प्रॉपर कुक हुआ तब तक तो आप उसको हैंड ब्लेंडर से बेशक थोड़ा सा ब्लेंड करके उसकी एक स्मूदी टाइप बना लें। ठीक है। और आप उसको पिएं
उसमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, और इवन उसके साथ आपको किसी सालन की, किसी चावल की, कंप्लीट रोटी मील की, है वो। कार्ब्स भी हैं, दाल कार्ब्स हो गए, Yes, प्रोटीन protein भी भी हो है। गया, आपका चिकन प्रोटीन हो गया, Minerals, फाइबर vitamins भी भी आ हैं। गए, Wow, सब कुछ there you उसी के go. अंदर आ गया। ट्राई दिस जी, हमेशा ज़रा हमें एक रेसिपी पर जरूर बताते हैं, तो प्लीज डू ट्राई दैट, और हम भी ट्राई करेंगे, मेरे सभी ट्राई करके आपको बताएंगे। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ज़ैनब उससे बड़े प्यारे से एक्सप्लेन करती हैं। तो सूप्स डिफरेंट ट्राई करने हैं, सिर्फ हॉट एंड सॉर एंड कॉर्न सूप नहीं, वो बिग नो हो चुका है। कॉर्न फ्लोर वाला कोई भी सूप है वो इट्स नॉट डोंट नॉट ट्राई दैट। यखनी पिएं, ट्राई करें कि जितनी ज़्यादा देर तक वो पके हल्की आंच पे ज़्यादा अच्छा हो, ताकि उसके अच्छे मिनरल्स रिलीज और आप उसे कंज्यूम करें, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद, और अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर्स की मार्केटिंग की। हम देखते हैं ब्रांड कोई भी हो, रेस्टोरेंट हो, यू जस्ट नेम इट, मार्केटिंग में जो इन्फ्लुएंसर्स का रोल आहिस्ता आहिस्ता आ गया ना, अब हम सबके सामने है। शाउट आउट्स हैं तो इन्फ्लुएंसर से आप ले रहे हैं, कोई आपने होम बेस्ड काम भी शुरू किया है, कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, चाहे आप काम कर रहे हो किसी भी डिजिटल मीडिया पे, तो आपको इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत बहरहाल पड़ रही शाउट आउट होती है। देना होता है, आपकी रीच बढ़नी होती है, Yes. बिकॉज उनकी रीच होती है, और ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट एक, मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है, है। बिकॉज जो आप अच्छे इन्फ्लुएंसर्स देख रहे होते हैं, और आपका पेज, लेट्स सपोज अगर आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है या आपका नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, तो ऑब्वियसली यू ऑलवेज लुक फॉर जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सो दैट उनकी रीच आप तक आए और लोग वही देखकर उस प्रोडक्ट को वो भी ऑर्डर कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो पूरी एक साइंस है, मैं इसको साइंस कहता हूँ, तो आज हम इस पर बात भी करेंगे। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, सोचते हो कि अच्छा मैं अच्छा बोल सकता हूँ, या मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, या मुझे लगता है कि मैं स्पेसिफिक नीश के साथ चल सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए, ये मौजूद हम रखेंगे। ज़ुहैब अवान ने हमें ज्वाइन किया है, वसी तजर्बा है इनका, किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये कनेक्टेड है, कैसे बहुत से ब्रांड्स की इन्होंने रीच बढ़ाई है मिलियंस में। तो आज ज़ुहैब को वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद आते जाते रहते हैं, ज़ाहिर है, तो इस बार भी मेरा ख्याल है कुछ इवेंट्स चल रहे हैं आपके। हाँ, रमज़ान में ज़रा ज़्यादा इवेंट्स चल रहे हैं। ऐसे ही है, रमज़ान तो हमारा एक हफ्ता पहले से ही ना, वो बफेस की कवरेजेस, इन्फ्लुएंसर्स के विजिट्स और सारा स्टार्ट हो जाता है, आपको तो पता ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स बहुत बड़ी तादाद में हम नजर आना शुरू हो गए हैं हमें। आई मीन पहले होता था अच्छा ये 2 3 4 5, अभी हमें लगता है फूड में बहुत नजर आ रहे हैं, फैशन में बहुत नजर आ रहे हैं। व्हाई इज दैट सो? इसमें उनको बहुत ज़्यादा बचत हो रही है, क्या हो रहा है? एक्चुअल में ना, वी आर एज अ लीडिंग मार्केटिंग कंपनी, वी आर क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है। ऑब्वियसली आपको एक प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। जब आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं उनके लिए, तो देन दे जंप इनटू इट। Okay. सो यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद या लाहौर, स्पेशली इस्लामाबाद, तो लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ओके। और सारे कनेक्टेड हैं। तो अब ये है कि इन्फ्लुएंसर्स जब अपने प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट लगाते हैं, तो कभी कभार किसी की फॉलोइंग कम भी होती है, तो वीडियो वायरल चली जाती है। अब उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि हाउ गुड इज़ योर कंटेंट। तो ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। आप देखें, कोई भी ऐड है, अगर टीवी पे चल रहा है या कहीं पे भी ऐड चल रहा है, इट्स जस्ट एन ऐड। समवन इज नॉट ट्राइंग द फूड, और समवन इज नॉट अप्लाइंग कॉस्मेटिक्स और मेकओवर या कुछ अप्लाई तो नहीं कर रहा ना, तो इट्स जस्ट एन ऐड। तो लोग उसको फोकस नहीं करते। इन्फ्लुएंसर्स का क्या एडवांटेज है, दे विल ट्राई, वो एक्चुअली ट्राई करते वो हैं। ट्राई करते हैं, उसके बाद दे एक्सप्रेस, तो लोग उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज एक्चुअल में तो मेकओवर है या फूड है या कोई भी चीज़ है, इफ दे आर ट्राइंग एंड देन दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, तो उससे जो है ना ऑर्गेनिक ज़्यादा होता है वो चीज़। तो रिस्पॉन्स भी ज़्यादा आता है ब्रांड्स को। मार्केट लाहौर की हो या इस्लामाबाद की, फ़र्क है या सेम लगती है आपको? फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, क्योंकि आपको पता है लाहौर एक तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लोकेलिटी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, और लाहौर में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग डिजिटली एक्टिव नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर हम लाहौर की बात करते हैं, तो लेट सपोज अगर लाहौर में 40-50% कनेक्टेड है, तो इस्लामाबाद में 70-80% कनेक्टेड है। तो इस्लामाबाद में अगर एक चीज़ को रिस्पॉन्स आने में लेट से 10 दिन लगते हैं, तो लाहौर को महीना, 1.5-2 महीने लगेंगे। सबसे आगे कौन सा शहर है इस मामले में? कि इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आगे है? इस्लामाबाद
देयर इज नो कंपैरिजन। इस्लामाबाद में तो मैं आपको ये कहूँगा कोई भी ब्रांड है ना, इट टेक्स 2 और 3 वीक्स उसको कैपेसिटी में रन करने में। अच्छा, दैट इज हाउ इन्फ्लुएंसर्स आर इन्फ्लुएंशियल इन इस्लामाबाद। ओके, अच्छा 2-3 हफ्ते। यस, जितने भी That's मेजर it. ब्रांड्स हैं, आपको पता है जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सारे हम लोग ही देख रहे हैं इस्लामाबाद ऐसे ही में। है। अब उसमें ये है कि कोई भी रेस्टोरेंट है, हम अब कल भी आपने देखा था बिल्कुल। बिगेस्ट इवेंट हुआ है इस्लामाबाद में, 1000+ कैपेसिटी का एक Yes, ब्रांड ओपन बिल्कुल हुआ ऐसे ही है। है। अब ये है कि जब वो मार्केट होता है ना, तो विद इन वीक्स जो है ना वो फुल होता है। ओके, चलिए वैसे ये बड़ी अच्छी बात है। खैर बाद में लोगों के रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग वो तो एक अलग सिलसिला होता है, बिकॉज जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स का ये होता है कि वो क्वालिटी बहुत अच्छी रख रहे होते हैं, एंड देन जब लोग आना शुरू हो जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स की वजह Yes, से और yes, व्हाट्सोएवर, yes. तो उसके बाद वो डील नहीं कर पा रहे होते उस Yes, public को, agree. वो रेस्टोरेंट को वो अच्छे से डील नहीं कर पा रहे होते, एंड देन फिर वो बैकलैश जो है मे इन्फ्लुएंसर्स बी वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते स्मॉल कि स्केल, अब स्मॉल स्केल स्पेशली I8 के सेक्टर की अगर मैं बात करूँ ना, काफ़ी ब्रांड्स हैं उन्होंने स्मॉल स्केल पे ओपन किए, 2-4 वीडियोस हमने लगवाई है, इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस लगाई, वो हाउसफुल हो गए 2-3 दिन में। Okay. अब उनको समझ ही ना आए वो कहें कि हम कैसे हैंडल डील करें। कैसे करें। इसी तरह F7 में पिज्ज़ाज हैं, स्मॉल बर्गर शॉप्स हैं, जब वो मार्केटिंग करवाते हैं ना, कैपेसिटी उनकी कम होती है, ऑपरेशन उनके इतने अलाइन नहीं होते हैं, अचानक से फ्लड आता है कस्टमर्स का, वो कहते हैं व्हाट अच्छा हैपेंड। ये फिर देखिए ये डाउनफॉल भी तो उनका होता है ना, बिकॉज आई रिमेंबर एक और रेस्टोरेंट, उसका नाम नहीं लूंगी, बट मैंने हर इन्फ्लुएंसर की उसकी पोस्ट देखी जी, हर इन्फ्लुएंसर ने उसको पोस्ट किया हुआ था, एंड देन मैंने उसको ट्राई किया और उसके बड़ा ज़बरदस्त, उसके एम्बियंस बहुत अच्छा, उसके टेस्ट को 100/100 मतलब फुल मार्क्स लोगों ने दिए हुए। ट्रस्ट मी, जब मैं वहाँ पर गई, पैथेटिक फूड, पैथेटिक सर्विस, ठीक है, ओवरऑल उनको इवन इतना नहीं पता था कि कस्टमर की और आपकी स्टाफ की पर्सनल स्पेस क्या होती है, कि ऑर्डर लेते हुए वो झुक के ऑर्डर ले रहे हैं, प्रॉपर सामने से गुजर रहे हैं, साइड से, एंड देन जब खाना ट्राई किया, और मतलब मैं अकेली नहीं थी, या मैं और मेरे दोस्त अकेले नहीं थे, साथ वाले टेबल से, उसके साथ वाले टेबल से लोग अच्छी खासी कंप्लेन कर रहे थे उनकी। सो यही वाली बात है कि उसके बाद ऑब्वियसली मैंने नहीं आना, किसी और ने नहीं आना, हमें से कोई तो जाके वही रिव्यू देगा कहीं ना कहीं ना। हमने रिव्यू दिया, आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। एक्चुअल में ब्रांड सस्टेन नहीं कर पाते। हम जब भी किसी ब्रांड से बात करते हैं ना मार्केटिंग की, हम उनको पहले चीज़ कहते हैं कि कस्टमर तो हम ले आएंगे, बट सस्टेनेबिलिटी, रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको रिटेन नहीं कर पाएंगे ना, तो देन पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि लेट्स सपोज इफ़ यू आर गेटिंग कस्टमर्स, तो आप उनको रिटेन कर पाएंगे, आपकी फूड की क्वालिटी अच्छी है, आपकी सस्टेनेबिलिटी अच्छी है, पहले ये चीज़ें हम उनसे पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि यहाँ पे हमने, अब फॉर एग्जांपल अब कोई रेस्टोरेंट है जिसमें 500 की कैपेसिटी है, तो उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। और एक रेस्टोरेंट है जिसमें कैपेसिटी ही 10-20 लोगों की है, अगर वहाँ पे हम फ्लड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स दे देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। सही बात है। दैट मींस कि तो आप डिसाइड करते हैं, अच्छा हमें कितने इन्फ्लुएंसर्स से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करवाना है, किस फ्रीक्वेंसी से कंटेंट क्रिएट करवाना है, बिकॉज वेरी राइट, पहले दिन 10, 20, 25, 30 वीडियोस लगेंगी तो नेक्स्ट डे लोगों का लोग आएंगे, तो क्योंकि इस्लामाबाद में स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट ऐसी है कि लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, दे ट्रस्ट देम एक्चुअली, तो वो फौरन पहुंच जाते हैं उस, आई मीन नेक्स्ट डे क्या, समटाइम्स तो अगर इन्फ्लुएंसर पोस्ट लगा कि आज मैं जा रहा हूँ या मैं आज यहाँ हूँ, तो लोग पहुंच जाते हैं। अच्छा, बिकॉज़ हमारे पास ऑप्शंस उतने नहीं हैं जितने कराची लाहौर वालों या के पास कराची में हैं, होंगे। लाहौर के पास हैं, तो शायद इसलिए जब कोई नई चीज़ यहाँ खुलती है तो हमारे लिए No वो फन doubt. होती है। एक्चुअल में आपको लगता है कि ऑप्शंस नहीं है, लाहौर, मैं भी लाहौर जाता हूँ, लाहौर होता हूँ, इस्लामाबाद होता हूँ, अगर आप कुछ रेस्टोरेंट्स इस्लामाबाद में भी रिसेंटली जो ओपन हुए हैं, आप उनको देखें, आपको इस लाहौर में ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। ओके, यानी इस्लामाबाद में आप समझते हैं कि अब ज़्यादा अच्छे कुछ जो ब्रांड्स ओपन हुए हैं यहाँ पे, कल भी आप देखें, कल का जो ब्रांड ओपन हुआ है, जो बाकी कुछ ब्रांड्स हैं, वो स्टेट ऑफ इन आर्ट ब्रांड्स हैं, मतलब वो आपको नहीं मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये, इस्लामाबाद इंडस्ट्री हालांकि क्वांटिटी वाइज कम है रेस्टोरेंट्स, लेकिन क्वालिटी में बहुत वाइज ऊपर है। मेरा ख्याल है अंडर एस्टिमेटेड है, ये इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अच्छा, स्टिल अंडर एस्टिमेटेड है, नहीं है, अब नहीं रहेगा। एक्चुअल में नहीं है। कराची से कोई भी बंदा आता है, कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी लाहौर से आता है, पहली कॉल हमें आती है, ठीक है। इस्लामाबाद की देखिए, आपकी जितने भी आप चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, आप ब्रांड्स के नेम ही ले सकता, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देखें मिलेगा डिफरेंट। इस्लामाबाद बेसिकली एक ब्यूटीफुल सिटी है इन टर्म्स ऑफ, लोगों ने आना है, कराची से भी आना है, लाहौर से भी आना है, हर जगह से आना, तो बाहर से भी आना है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसी बात है, सब आ रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब बड़ा अहम क्वेश्चन, क्या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग बहुत महंगी हो गई है अब? एक्चुअल में बिकॉज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते, एक्चुअल बिकॉज में टू बी ऑनेस्ट विद यू, जितना लोगों का ना एक परसेप्शन है, लोग लेट्स सपोज आपने एक रेस्टोरेंट बनाया है, लेट्स सपोज के 20 मिलियन या 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर दिया है,
आप मार्केटिंग की जब बात आएगी आप कहेंगे यार मैं तो सारे, पंजाबी में कहते हैं मैं तो सारे पैसे ला ले ने, हाँ, और मेरे को तो कोई पैसा ही नहीं, मार्केटिंग के दफा कहते पैसे ही नहीं है वैसे लिए इवेंट, ये वो वाली बात हो कि इवेंट कराते हैं बड़े से बड़े होटल में, अब नाम नहीं लेंगे, होस्टिंग के पैसे देने होते हैं, तो इट्स पैसा नहीं। एक्चुअली ये परसेप्शन, अब कहने का मकसद है, अब बात ये है कि ये एक परसेप्शन है लोगों का। मार्केटिंग में लोग पैसा लगाते वक्त उनको लगता है कि पता नहीं क्या, शायद पैसे ज़्यादा लगाएंगे तो ये लोगों की जेब में जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, फर्नीचर सामने पड़ा है, बेशक 50 लाख का भी ले लेंगे, साढ़ा है ना, साढ़े कोल पे। मतलब सही मिसाल दी आपने। माइंडसेट है ना। तो बस एक्चुअल में उनको बताना बड़ा अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। वो जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है ना, स्पेशली इस्लामाबाद में तो अब लोगों को अवेयरनेस है। बिल्कुल सही है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स को पता है कि भाई लगाना है पैसा तो आना है। ठीक है। और हमसे जब लोग उनकी मीटिंग होती है तो वो हम उनको समझा देते हैं कि भाई आपका 3 months का 1 year का ये प्लान है, देन यू विल स्विच टू द नेक्स्ट ब्रांच, देन थर्ड ब्रांच। हमने ऐसे ब्रांड बिल्ड किए हैं। पूरा प्लान देते हैं आप लोग? यस, हम लोग बताते हैं ना कि 6 months में आप यहाँ पे होंगे, 1 year में आप यहाँ होंगे। हम उनको पहले बता देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ब्रांड्स हम मार्केट कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जिन्होंने 10-10, 15-15 ब्रांचेस हमने उनकी ओपन की हैं वेरी नाइस अक्रॉस पाकिस्तान। माशाल्लाह। तो मार्केटिंग के साथ क्वालिटी भी मैटर करती है, ऐसा ही है? या बस आपने मार्केटिंग कर ली और बस ऐसे ब्रांचेस कौन ओपन करेगा? जब सस्टेनेबल, एक ब्रांच सस्टेनेबल तो नहीं होगी करेगा, सही तो बात नेक्स्ट है। पे जाएगा ना। Very true. एक आपका फ्रेंचाइज मॉडल है, ठीक है, वो आपने मॉडल क्रिएट कर लिया है, वो जो फ्रेंचाइज मॉडल बन गया है उसके बाद वो आप उसको जो है ना, अब यहाँ पे 1-2 ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि बहुत पीक पे गए फ्रेंचाइज मॉडल्स थे, ठीक है, F6 में थे, मॉल्स में थे, ठीक है, अब वो अचानक से डिप हो गए हैं क्योंकि उन्होंने मार्केट ही नहीं किया प्रॉपर्ली ब्रांड को। तो देखिए मार्केट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट नहीं करेंगे ना ब्रांड, देखिए सिंपल सी बात है, मिलियंस ऑफ ऑडियंस तक आप कैसे जाएंगे? बूस्टिंग से तो नहीं जा सकते। एक ऐड देखते हैं आप सबसे पहला काम क्या होता है? स्किप। आजकल के बच्चे भी इवन के उनको भी पता है यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं हाउ टू स्किप एन ऐड। जितना मर्जी उनका फेवरेट ब्रांड भी हो, इरिटेट हो जाता है। और अब देखिए, आप कल हमारा इवेंट तक काफ़ी जो लोग थे, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको लोग देख के कहते हैं ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये यूट्यूबर है, ये है। तो लोगों का ना अब अवेयरनेस टीवी से ज़्यादा ना डिजिटली व्हाटएवर इज ऑन योर फोन ना, एब्सोल्युटली, तो वो चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो कनेक्ट कर रही होती है उनको। वो कनेक्ट कर रही होती है। फूड पे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का इंटरेस्ट भी होता है ना। मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से सवाल रख रहा हूँ कि अच्छा, हम किसी ने अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट्स ट्राई इन फूड, ये थोड़ा पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट। मैं कहता हूँ जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं ना, उसका ऑनर यहाँ शेफ है, ओके, ठीक है, यहाँ उसके शेयर्स हैं, ओके, यहाँ वो फुली इन्वॉल्व्ड है। ओके, ऐसा नहीं कैसे पैसा लगा दूंगा। आई थिंक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बिकॉज आप जितने भी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है अपना रन कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हम पहले वो चीज सीखते हैं, वो काम हम उसके बाद एंटर होते हैं, वरना आपने पैसा, हम कहते हैं पैसा डबो दिया तो आपने सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया, नहीं होती। अब एक रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल, अब एक रेस्टोरेंट है जो कल भी स्टार्ट हुआ है इस्लामाबाद में E11 में। अब उनकी जो ऑनर है, ठीक है, अब वो उनकी मुझे अक्सर वो बता रहे होते हैं, उनकी जर्नी 10 साल की थी। वो कहते हैं ज़ोहेब भाई सबसे अच्छी कढ़ाई मैं खुद बना सकता हूँ। वाओ। जब हालांकि ही हैज़ ऑलमोस्ट कितने मतलब स्टाफ ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टाफ होगा, लेकिन वो कहते हैं सबसे अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आई गो माई सेल्फ इन द किचन, ओके, और मैं वो कढ़ाई खुद बनाता हूँ। देखिए ना, क्योंकि ओन कर रहे हैं ना उस चीज को, पैशन। देखिए व्हाटएवर यू डू, आई मीन देखिए पैशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट ना, देन वो नहीं कर सकते या आप वो क्वालिटी नहीं दे सकते। इवन के कंटेंट क्रिएटर्स की आप बात करते हैं ना, हम तो किसी को देखते हैं ना, कोई कहता है मैंने कंटेंट क्रिएटर बनना है, 2-4 सवाल के बाद I was about to ask this कि how do you pick this कि अच्छा मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है। एग्जैक्टली। अब काफी कंटेंट क्रिएटर्स अब देखें आते हैं हमारे पास, कम से कम भी 50-100 की मैसेजेस डेली आ रहे होते हैं, मिलते हैं, इवेंट्स होते हैं, मिलते हैं, कहते हैं हम मैंने कंटेंट क्रिएटर बनना है। 2-3 सवाल या चीजें देखने से ये अंदाजा हो जाता है कि ये 1 हफ्ते का शौक है, महीने का शौक है, वो सवाल क्या होते हैं? मतलब पैशन, जब तक आपका, एक सिंपल सी एग्जांपल है, देखें आप पहले पैशन लेके आते हैं किसी चीज में, ठीक है, पैशन के बाद पैसा। वेरी राइट। अगर पहले से अगर मैं कमाना चाहता हूँ, समझ जाए आपके लिए रास्ता नहीं है ये। नहीं पहला पैसा। दुनिया के रिचेस्ट या दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की जर्नीज भी देखेंगे तो उन्होंने कभी भी पहला स्टेप ये नहीं सोच के लिया कि पैसा, वो उनका पैशन था, and then they converted that passion into a venture। ने उनको फिर ऐसा सर्व किया कि पैसा तो फिर आता ही है। अच्छा, वैसे आपका वही बात है, पैशन एंड देन आपकी हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैसा बाय प्रोडक्ट। Exactly. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने देखे व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लंदन, मैं रहा, मैंने पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, सब कुछ किया, ठीक है,
but eventually I got into something that I was passionate about. जो आप करना चाहते थे, you are doing it very well. Exactly. Zohaib, thank you very much for joining us today. इसी Thank तरह से you. अच्छे इवेंट्स कराते रहें और ज़ाहिर आपकी वजह से बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को हम देख रहे हैं, नए आते जा रहे हैं इस डोमेन में. वेरी नाइस जी. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद. दुआ, मोहम्मद और जैनब साथ हमारे मौजूद हैं. कभी कभी होते सिर्फ दुआ और मोहम्मद होते हैं, कभी कभी सिर्फ मोहम्मद होता है. सो आज तीनों हमारे साथ हैं. आज हमारे साथ ज़्यादा सिंक हुए. अच्छा, मैचिंग आपने करें. मैचिंग नहीं चेक की. अगर मुझे पता होता कि आप दोनों ग्रे पहन के आ रही हैं, मैं भी ग्रे पहन के, फिर हम तीनों बहनें यहाँ पे आपके बैठ के पास मैचिंग. इतना प्यारा ड्रेस होना ही नहीं था. मैं यही कह रही हूँ, इतना खूबसूरत ड्रेस है, बहुत प्यारी लग रही है. दुआ कहाँ से लिया? ये मैं दुआ से पूछ रहा था. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। ये ड्रेस कौन लेकर आया? मामा। मामा ने दिया है. अच्छा, तो आप पे प्यारा लग रहा है कि जैनब आपी पे? इधर पे। जैनब से पूछना जरा, जैनब क्या कहती है इस ड्रेस से? अस्सलाम वालेकुम जैनब, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैनब अब ये कह रही है कि मेरे पे ड्रेस ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप पे अच्छा नहीं लग रहा. कोई बात। हाय, माशाल्लाह. जैनब पे भी अच्छा लग रहा है भाई. दुआ बहुत अच्छी बहन है, उसने दुआ- कहा आप पे भी अच्छा लग रहा है. दुआ बड़ी स्मार्ट है. दुआ पहले एक बार रजिस्टर करा के फिर दुआ बैलेंस कर देती है. वैसे आपके मामले में भी उसने यही किया है हमेशा. जी नहीं. आंटी कहते कहते एंड पे कहती है आप ही. हमेशा आप ही बोला है. एक मिनट दिखा, माइक दिखाए जरा. सबीन, आंटी, आंटी, आप ही, आंटी. आप ही बोल दो, आप ही बोल दो. चॉकलेट मेरे पास है. आप ही. आज के टॉपिक के हवाले से टॉपिक की वीडियो तरफ बढ़ते देखते हैं हैं. जी. वीडियो बिल्कुल देख ठीक के है. वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. अपने वतन से प्यार करना ये हमारे नबी की सुन्नत है, लेकिन किसी मुल्क को गाली देना, उसके खिलाफ नारे लगाना ये बात अच्छी नहीं. अपने वतन की सलामती के लिए नफल पढ़ें, दुआएं मांगें, सदका करें, दरख्त लगाएं, ये बिल्कुल जायज़ है. और झंडे लहराने से, मिली नगमे सुनने से, तारीखी वाक़यात पढ़ने से वतन की मोहब्बत बढ़ती है. आज़ादी का मतलब ये नहीं कि औरतें पर्दे में नहीं रहेंगी, मर्द मस्जिद में नहीं जाएंगे, या गाड़ियों से सिलेंसर उतार लो, शक्लों के हुलिये बिगाड़ लो, मुख्तलिफ किस्म के बाजे खरीद कर लोगों का जीना हराम कर दो. जो मुसलमान होता है वो अच्छा इंसान भी होता है. उसका हमसाया साथ वाले मकान में रहता हो या हिंदुस्तान में, मुसलमान अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद करता है जो अपने लिए करता है. ऑलराइट, ये देखिए, किसी भी कंटेंट में पाकिस्तान की बात करना, पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएट करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन में, तो अर्शद भाई तो वैसे ही बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं अपने कंटेंट क्रिएशन में. सो आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे. हमें ज्वाइन कर चुके हैं अर्शद भाई भी, भाभी भी, बच्चे तो साथ मौजूद हैं ही. अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई. अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज आप लोगों ने हमें अकेला छोड़ दिया है. अल्लाह ना करे कभी अकेले रहे आप, साथ साथ हैं. सारी टीम आप ले गए हम. आज टीम इधर शिफ्ट हो गई. हमने कहा कभी कभी बच्चों के बगैर भी टाइम स्पेंड किया करें ना आप. अच्छा, ये मौका मिलता है वैसे? कम ही मिलता है क्योंकि घर में बच्चे होते हैं तो साथ हम भी होते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ तो ये है ना कि मेरी चूंकि मदर इन लॉ मेरे साथ रहती है, तो हम बच्चों को उनके पास छोड़ते हैं, नानी के पास, और मैं बेगम बाहर निकल जाती हूँ. तो मेरे सारे घर लगे तुमने अच्छा नानी को काबू करवाया हुआ है, बच्चे उनके हवाले, खुद तुम लोग बाहर निकल अच्छा, जाते घर में हो. आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना कि बड़े बहन भाइयों के हवाले करके दोनों मियाँ बीवी आराम नहीं, से. इस्लामाबाद में हुआ है, मेरा ख्याल है कि बच्चे जो थे ना, इनको एक कमरे में बंद करके ना हम आओ एक सोखदा सा लिए दूसरे कमरे च. तो लेकिन यह कि बच्चों के साथ ही आपको पता रहो ना क्या घर में. बिल्कुल ऐसे ही है. जब 2-4 दिन गुजरे ना बच्चों के बगैर, फिर पता चलता है कि बच्चे कितनी बड़ी गनीमत है अल्लाह ताला की. बिल्कुल ऐसे ही. नेमत है, बहुत बड़ी है. ये दुआ से जरा पूछे ना आप कि ये कौन से शो में हम आए हैं. दुआ से हाँ, पूछे दुआ से पूछो जरा. सभी माइक मेरे पास है. मेरे पास है जी माइक में. दुआ अभी पूछती दुआ हूँ. नाम बताओ, हमारे शो का अच्छा क्या जी. नाम है? दुआ, हमारे शो का क्या नाम है? बताओ जरा. उधर उधर कैमरे पे देख के बताओ, हमारे शो का क्या नाम है? बताओ. जल्दी से बता दो, जल्दी. मोहम्मद कह रहा था मैंने बता देना, वरना जल्दी से बता दो. नहीं, आप दुआ बताएगी. दुआ पहले बताओ. दुआ बताए फिर मोहम्मद. चलें, दुआ बता दें जल्दी से.
आप काउंट करें। चलो जी 1 2 3 चलो जी 1 2 4 6 7 बता दे ना, जल्दी से बता दे। आपने चॉकलेट बता दो जी, क्या नाम है? दुआ के लिए चॉकलेट रखी हुई है, अब जल्दी से बता बताओ दे। जी। बैग में। पहले मोहम्मद बताए फिर ने तो बताने लगे, बताने लाए लगे, मोहम्मद से बताने पूछते हैं लगे। वरना। जल्दी से बता दे। अच्छा, आई थिंक पहले मोहम्मद से पूछ। मोहम्मद, हमारे शो का नाम क्या है? लाजी पाकिस्तान स्पेशल। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। दुआ क्या है? बताओ जी, दुआ आप बता देगी देख। खैर खैर बता दे। चलो जी 1 2 3 अच्छा, ज़ैनब से पहले बोल। ज़ैनब से पूछ। ज़ैनब, हमारे शो का क्या नाम कर है? देगी। राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग हाँ, पाकिस्तान नहीं स्पेशल दुआ एडिशन। बताने लगी आज, बताने दुआ लगी बताइए। आज। आप मोहम्मद, आप बैठ जाए, मेरे पास आ जाए। जोर से जोर से करो ना साथ दो, जैसे हाथ से करो। जोर से बता दो। ऊंची आवाज में। राइजिंग 1 2 पाकिस्तान। 1 2 आप अपने पास बुलाएं फिर कहेगी। पापा के पास जाके बताओगी? चले, हम मेरा ख्याल है इसको मौका देते हैं एंड में दोबारा दुआ का मूड बनाते बनाते। दुआ से डायलॉग करवाना तो बड़ा मुश्किल काम है। रेडी। आहिस्ते आहिस्ते बोले, ऊंचा ऊंचा बोलो ना। ऊंचा बोलो। नहीं नहीं, अल्लाह करे इफ्तारी से पहले पहले ये बोल दे। इफ्तारी से पहले सेगमेंट खत्म होने से पहले हम कोशिश करेंगे दुआ से आज क्लोजिंग हम दुआ से कराएंगे राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन की। एनीवेज जी, जो हमारा टॉपिक था आज का, पाकिस्तान के लिए कंटेंट, इस पर बात करनी हमें बड़ी ज़रूरी है। अच्छा भाई, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए कंटेंट बना रहे होते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आपकी इस बारे में राय क्या है? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ टाइम पे पाकिस्तान के लिए कंटेंट बनाना। असल में ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा काम है कि अपने वतन के लिए कुछ करना और अपने वतन के लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसा काम करना कि जिससे उनका मुस्तकबिल बने और उनका फ्यूचर बने और उनकी इस्लाह हो, उनकी तरबियत हो। तो ऐसे मौज़ूआत जिनका फ़ायदा हमें ख़ुद को भी हो और हमारे आने वाली नस्लों को भी हो, हमारे वतन को, तो इस तरह का कंटेंट हमें बनाते रहना चाहिए और हम कोशिश करते रहते हैं। और जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, बना रहे हैं इस तरह का कंटेंट अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत अता फरमाए और वो अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते रहें, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। बड़ी बड़ी प्यारी एक सोच भी होती है। और वाकई हम हमेशा जब जिक्र कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करें, पहली बात तो ये होती है। लेकिन अब यकीनन हमें से हर एक का गोल होता है पैसा कमाना, कहीं पर जाना, कोई अपने करियर में कुछ अचीव करना। तो जब आप गोल सेट कर रहे होते हैं, अगर उसके साथ वाकई आप पाकिस्तान को अलाइन कर दें किसी तरीके से कि कुछ ना कुछ आप अपने मुल्क को भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो यकीनन आपका एक पाकिस्तानी होने का एक फ़र्ज़ आप अदा कर रहे होते हैं। जैसे ट्रैवल व्लॉगर सबीन करते हैं ना, अब टूरिज्म पे काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने लेकर जा रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जिनकी बहुत रीच है, जैसे अर्शद भाई माशाल्लाह 11 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, तो एक जिम्मेदारी भी आई थिंक आयद हो रही होती है आप पे। जिस पाकिस्तान ने आपको इतना नाम दिया है, इतना मकाम आपको दिया है, तो उस पाकिस्तान के लिए आप फिर क्या कर रहे हैं? कहते हैं ना कि उस मुल्क के लिए कैसे आप सर्व कर रहे थे। बल्कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अर्शद भाई, आपको एक प्रोग्राम भी लेकर चल रहे हैं, कार्य खैर, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह से आप लोग काम करते हैं उस पर। हाँ, पहली बात तो ये है कि जिस आपने जो कहा कि इस मुल्क में हम रह रहे हैं, एक तो ये कि इस मुल्क ने रहने के लिए हमें जगह दी, सही बात। और दूसरा ये कि यहाँ हमें इज़्ज़त मिली, बेशक, यहाँ हम खा पी रहे हैं, यहाँ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये मुल्क इतना कुछ हमें दे रहा है, हम अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। हाँ, तो ये जो है फॉलोवर की तादाद है, ये भी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि अब उनके लिए हमने क्या करना है। वो उन्होंने हमें फॉलो कर लिया, अब हमने उनके लिए क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने उनके लिए, उनकी नस्लों के लिए, बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट बनाना है जिससे उनके दिलों में माँ बाप की मोहब्बत आए, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की कदर आए, अपने वतन की मोहब्बत आए और अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा उनमें आए। तो बस हम ये सोच लेके चल रहे हैं और कार्य खैर जो था वो इसी के का एक जुज़ था हमारे कंटेंट का, क्योंकि हम पहले दिन से लेके आज तक अपने जो हमारे कंटेंट का मजाज था उसी पे हैं। अभी जब हम इधर आए थे तो जीएम साहब ने भी ये तारीफ़ की कि मुझे आप इसलिए अच्छे लगते हैं कि आपने जो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी उसको ख़राब नहीं होने दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया सर इतनी तारीफ़ के लिए। तो ये हमारे कंटेंट का एक हिस्सा था कार्य खैर जो हम प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। तो इसमें एक तो औरतों के लिए है और दूसरा मर्दों के लिए है
कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ अगर नवाजा है तो उसमें यकीनन वो सारा कुछ हमारे लिए ही नहीं है। अल्लाह ताला का ये एक मकसद है कि अल्लाह ताला सब को ही नहीं देता, एक को देता है, उसके ज़रिए लोग दूसरों तक पहुंचाता है। तो बस ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने हमें दिया तो वो सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं है, अल्लाह ताला हमारे ज़रिए औरों तक पहुंचाना चाहता है। तो उसमें एक तो औरतें शामिल हैं, वो औरतें जो बेवा हैं, लेकिन ऐसी बेवा जिन पर बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है। तो उन बेवा औरतों के लिए हम माहाना वजीफ़ा के तौर पे उन्हें कुछ देते हैं। और मर्द वो शामिल हैं जो इमाम मस्जिद हैं, क्योंकि आपको पता है ये तबका भी बड़ा बेचारा मासूम सा है और इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। मोहल्लेदार इमाम तो रख लेते हैं लेकिन उनके साथ ताउन थोड़ा कमज़ोर होता है उनका, तो ख्याल भी इतना नहीं रखते उनका। तो ये वाला तबका जो है ना कि जो इमाम मस्जिद हैं, वो इमाम मस्जिद जिनकी तनख्वाह 20,000 या 20,000 से कम है लेकिन उनके बच्चे भी हैं, तो उन इमाम मस्जिद से भी हम माहाना वजीफ़ा के तौर पे जो है ना उनके साथ ताउन करते हैं। तो बेवा औरतें जिन पर बच्चों की ज़िम्मेदारी है, इमाम मस्जिद जिन पर बच्चों की ज़िम्मेदारी भी है और तनख्वाह 20,000 या 20,000 से कम है, इनको हम माहाना वजीफ़े के तौर पे देते हैं। तो ये हमारे कार खैर प्रोग्राम का जो है ना वो मकसद है माशाअल्लाह। तो हम कोशिश करते हैं कि और दूसरा इसमें हमने जो वो इस प्रोग्राम में वो शामिल नहीं है हमारे जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम वो आप अक्सर सुनते हैं कि 12 साल बाद रूढ़ी भी सुनी जाती। तो हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसा नहीं था जो साहिब इस्तिताअत हो, तो कोई शाज़ो नाज़र एक आधा घर है जो अच्छा खाते पीते थे, वरना हम सारे माड़े थे। दादा दादी का ख़ानदान भी, नाना नानी का ख़ानदान भी, सारे हम माड़े लोग थे। तो उसमें हमने अपने रिश्तेदारों को जो है जो माड़े माड़े हैं हमारी तरह के, तो उनको हम वजीफ़ा देते हैं माहाना के तौर पे। तो बाकी ये है कि ये कार खैर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये अलग से ये तो अपने रिश्तेदारों का जो हक बनता है वो है। सबसे पहले तो अपने आप आस-पास अपने रिश्तेदारों में देखें, वो देखें आप। ज़रूरतमंद की जब आप बात करते हैं, देने की बात होती है, तो ये होता है कि अपने रिश्तेदारों में देखें, फिर तो इसके लिए हम जिस तरह समीन बेटी कह रही थी कि कुछ लोगों का ज़हन होता है कि पैसे आएंगे तो काम भी चलेगा, तो ये तो ज़ाहिर है कोई भी बंदा काम शुरू करता है तो अल्लाह से मांगता भी है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे ताकि गुज़र बसर भी अच्छा हो। लेकिन उसका वो कितनी प्यारी सोच है कि मैंने हलाल तरीका और जायज़ तरीका अपनाना है। तो हमने कंटेंट भी अच्छा बनाया, लेकिन ये अल्लाह से मांगा भी कि अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर कर। तो अल्लाह ताला ने किए। इससे 3 चीज़ें अल्लाह ताला ने अता फरमा दी, दौलत भी, शोहरत भी और इज़्ज़त भी। कि अच्छा काम करते रहे तो लोग अच्छा शाह में कहते रहे। बहरहाल ये है कि तनकीद होती रहती है तो वो होती रहनी है। और दूसरा कि हमने अपना ये जो करते हैं कार खैर, इसको हमने इसलिए भी किया कि भाई हम एक कंटेंट अच्छा बना रहे हैं और एक और अच्छा काम करें कि लोगों की सलाह भी हो रही है और लोगों के साथ ताउन भी किया हो रहा है। ये बड़ी प्यारी बात है। अभी आप बहुत से लोग आपसे भी रब्ता करते होंगे, ख़वातीन रब्ता करती होंगी कि अच्छा भाजी हमें मदद करें, सपोर्ट करें, हमारे ये मसले हैं। आप कैसे इस मामले को देखती हैं या आप बस सरशद ज़ैनब के पापा को बता देती हैं? हाँ, कहते हैं ज़ैनब के पापा को बता देती हैं, बेगम से औरतें कहती हैं और मैं माजिद भाई से कह देता हूँ। हाँ जी, पूरी आपने सर्कल एक मेंटेन रखा हुआ है ना? हाँ, असल में ये सारी चीज़ें जितनी भी हम बहुत जल्द एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं। तो प्ले स्टोर पे एक ऐप लाएंगे हम कि जो लोग भी उसको फॉलो करेंगे, लेकिन वो हों उस पे वो ये डिटेल होगी कि एक अगर बेवा औरत है वो बताएगी मैं बेवा हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी इतनी एज है और मेरा इतना ख़र्चा है, और वो उसमें ऐड हो जाएगी। वो हमें सिर्फ शो होगी या उसको शो होगी कि और वो इमाम मस्जिद वो अपनी डिटेल लिखेंगे कि मैं इमाम मस्जिद हूँ फ़लाँ मस्जिद में, फ़लाँ इलाके में, और मेरे इतने बच्चे हैं और मेरी इतनी तनख्वाह है। और वो ये सारी प्राइवेसी या हमें पता होगा या उनको पता होगा। तो जो लोग इसमें ऐड होंगे, अब तो ये होता है ना कि लोग हमसे रब्ता करते हैं और उनको आना पड़ता है लेने के लिए या हमें जाना पड़ता है देने के लिए। तो ऐप के ज़रिए ये होगा कि एक तो हम राब्ते में रहेंगे, कोई वैसा कोई अकाउंट रख लेंगे तो यहाँ घर बैठे हम उनको भेज दिया करेंगे। वो भी घर बैठे। अच्छा, ये नाम क्या होगा? अरशद रील्स?
नहीं, इसका अब प्रोग्राम का नाम कार खैरी होगा। अच्छा, ऐप भी कार खैरी के नाम से ऐप का होगी? नाम भी कार और ये खैरी कब तक लॉन्च हो जाएगी? मेरा ख्याल है ये 1.5-2 माह लगेंगे, क्योंकि ओके। इस्लामाबाद के लोग हैं जिन्हें हमने ये प्रोजेक्ट दिया है। सही। तो इंशाल्लाह वो इस पे काम अरे ये तो बड़ी खबर दी है अरशद भाई आपने। बड़ी कार खैर के खूबसूरत नाम बात से है ऐप जी। आ रही है, बहुत जल्द आ जाएगी और 2 तरह से उसमें ताउन होगा। एक वो इमाम मस्जिद जिनकी तनख्वाहें कम हैं और उनके ख़ानदान ऐसे कि वो सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर पा रहे, सो वजीफ़ा होगा उस कार खैर में अरशद भाई की तरफ से। और फिर वो बेवाएँ जिनके बच्चे हैं, सिंगल मदर्स की हम बात करें, जिनका रोज़गार उस तरीके से नहीं है, कोई ज़राए आमदन उनके नहीं है, कैसे अरशद भाई उनको सपोर्ट करेंगे। और बड़ा ज़रूरी होता है कि अच्छा जो सपोर्ट किया जा रहा होता है कि उसमें साथ साथ गाइडेंस भी वो ले सकती हैं कि हम कैसे अपने लिए कोई ज़राए आमदन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि किस तरह से प्राइवेसी को Privacy, मेंटेन किया yes. जाएगा। कि हम यही डिस्कशन अक्सर करते रहते हैं शोएब, हम कहते हैं कि इस माह में या वैसे भी या इस महीने की अगर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खैरात सदका इसकी तरफ लोगों की मदद करने की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ। लेकिन जिस चीज़ का हम ख्याल नहीं रखते वो ये कि क्या हमारा दीन कहता है कि आप दाएं हाथ से दें तो बाएं बाएं को को पता ना खबर चले। ना हो। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाएगा, उनके फेस रिवील नहीं किए जाएंगे, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की जाएगी, जी। लेकिन जो मकसद है वो भी साथ में पूरा हो रहा होगा। हाँ, कि उस पे अक्सर- आप अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे और वो आपको पता होगी अक्सर सर। लोग आते हैं ना, औरतें या इमाम मस्जिद, तो उन बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जो नहीं चाहते कि हम किसी से ले रहे हों तो लोग देखें, सही तो बात इज़्ज़त मजरू होती है। बेशक। तो ये है कि हमारा दीन कहता है कि छुप के भी दो, खुलम खुला भी दो, लेकिन साथ खुलम खुला में वीडियो की खुलम खुला का मतलब वीडियो का ले लेना मामला कि आप नहीं वीडियो भी बना सकते हैं हम, तो उससे ना थोड़ा वो जो आने वाला होता है ज़रूरतमंद होता है वो थोड़ा शर्मिंदा बिल्कुल सा सही होता बात है। तो हम जो अभी तक जो हम काम कर रहे हैं ना वो विदाउट वीडियो ही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो भाई, दूसरा- एक और मिसाल आप कायम कर रहे हैं हाँ कि जी। किसी को दें तो भले कंटेंट क्रिएटर, हालांकि अरशद भाई अगर वीडियो बनाए ना उसकी, उससे भी कमा लेंगे, उस पर भी हाँ। व्यूज आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे चूंकि वो कहते हैं कि नहीं, जो मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूँ अपने कंटेंट से वो मैं कर रहा हूँ। ये एक बिल्कुल एक एक्स्ट्रा चीज़ है, कार खैर के तौर पर है, सपोर्ट के तौर पर तो मैं बिल्कुल सेपरेट लेकर चल रहा हूँ, उसमें हम कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे। अरशद भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों का बहुत शुक्रिया। क्या आप दुआ कहेंगी हमारे शो के नाम से दुआ मुताल्लिक? आप कहना चाहेंगे, माइक आपके पास है, दुआ नाम बता दें। मेरे पास तो नहीं है। हाँ अच्छा, मेरे पास है। हाँ, तो आप नाम हाँ जी, बताएंगे मेरे हमारे पास है, शो मेरे पास है, का। जी, माइक मेरे पास है। दुआ वहाँ कैमरे में देख के जल्दी से कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है? चलें, ऊंचा सा कह दो, अभी बोल देंगे, ऊंची आवाज में बोल दे, फिर हम ब्रेक पे जाएं। चले जी। चलें जी, दुआ अभी नाम ले लें। पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। ये चीज देख लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। यह है दुआ का राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, हम सबका राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। ये जो जज्बा होता है ना ज़िंदगी बचाने का, तो वो कहना चाहिए कि सब में होता है, होना चाहिए, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से देख लें कि आप वाकई एक्सरसाइज करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में अक्सर बात करते हैं मैं और सबीन के जो खून का अतिया है, ब्लड डोनेशन है, कैसे वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाती है, इस पर हम बात हमेशा करते भी आए हैं। स्पेशली अगर हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स की बात करें जिनको मुसलसल खून चाहिए, खून के एहतियात चाहिए। कोविड में देखा हमने, उन्होंने बहुत सफ़र किया जब खून के एहतियात कम हो गए। अदरवाइज़ भी हम अक्सर ये देखते हैं कि खून के एहतियात कम पड़ रहे होते हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो ब्लड डोनेशन कैंपेन्स का हिस्सा बन रहे होते हैं, बहुत से इदारे हैं जो उस पर काम कर रहे होते हैं, और ब्लड डोनेशंस की वजह से उन तक खून का अतिया पहुँचता है जिनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसके बगैर वो जी नहीं सकेंगे। ऐसे में आज एक ऐसी कहानी आपसे हम शेयर करेंगे, बल्कि आपकी मुलाकात भी करेंगे ऐसी शख्सियत से जो तकरीबन 37 साल से 37 ईयर से वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। 1987 से वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं और मुसलसल ब्लड डोनेट किए चले जा रहे हैं। उनकी हेल्थ कैसी है ये आप भी सोच रहे होंगे। कभी
कोई फीलिंग उनको ऐसी आई हो कि मैं वीक फील कर रहा हूँ, ये भी लोग अच्छा, अब अगर इनकी बात की जाए तो 150 से जायद मरतबा yes. तकरीबन जो है वो खून का अतिया जो है वो ये ब्लड डोनेट जो है ये कर चुके हैं। द सेम टाइम ये सिर्फ अकेले नहीं है, इनकी अहलिया शोएब वो भी इनके साथ साथ हैं इस काम में, शाना बशाना हैं, और वो भी तकरीबन जो है अगर ये कहा जाए कि 100 से जायद मरतबा वो खून का अतिया दे चुकी हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो अगर इन सभी साहब को, प्रोफेसर सबी अहमद साहब की हम बात करें जो हमारे साथ मौजूद भी है, कहा जाए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्लड डोनर हैं, तो ये गलत नहीं होगा। यकीनन और भी कहानियां हमारे सामने होंगी जो रिपोर्ट नहीं हुई होंगी, जो अभी तक रजिस्टर नहीं होंगे, लेकिन अगर आप में से कोई है तो वो भी हमें आके जरूर बता सकता है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में अगर पहली मरतबा ऐसे किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं तो शायद मैंने नहीं देखा कि 150 से जायद मरतबा किसी ने अपनी ज़िंदगी में ब्लड डोनेट किया हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सबी अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत कैसे सबी साहब आप? शुक्रिया आपका, मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थोड़ा सफ़र का आगाज़ जो हुआ 1987 से, मैं बल्कि ब्रेक में पूछ भी रहा था उनसे, पर मैं चाहता हूँ कि आप तक भी वो हम बात पहुँचाएँ। जो पहली बार आपने खून का अतिया दिया, वो क्या मामला था, कहाँ से गुजर रहे थे, क्या देखा था, किस चीज़ ने आपको झंझोड़ा कि मुझे खून का अतिया देना? ये 87 की बात है, जब लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर, वहाँ की सीढ़ियों के, इमरजेंसी की सीढ़ियों के पास से मैं गुज़रा तो एक लड़का बैठा रो रहा था सीढ़ी पर, सर झुकाए। उसके इर्द गिर्द लोग जमा थे। मैं चलते चलते रुक गया, मैंने कहा देखूँ क्या बात क्या है, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। मैं आगे होकर मैंने नीचे सर किया, देखा तो नीचे एक लड़का सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तो वो रो के कह रहा था कि मैं इतना खून कहाँ से लाऊं, मैं तो खून दे दे के लोगों से मांग के थक गया हूँ। अब फिर डॉक्टर ने इमरजेंसी में मुझे कहा है कि एक बच्चे के लिए थैलेसीमिया का मरीज़ है, तो इसके लिए खून का बंदोबस्त करो। तो मैं रिश्तेदारों से भी मांगे हैं, दोस्त यारों से भी मांगे हैं, मैं तो थक गया हूँ। ये थैलेसीमिया के मरीज़ का आपको पता है, बच्चा जो होता है वो तकरीबन 6 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद, कोई बच्चा 1 महीने के बाद खून उसको चढ़ता है। बिल्कुल। तो ये बहुत मुश्किल काम है, लोगों से रिक्वेस्ट करना, और वो भी खून की कि खून दो। लोग खून का कतरा देख कर डरते हैं, ज़रा सा उंगली से खून बह जाए तो घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं बाज़ लोग। तो वो बैठा रो रहा था, मैंने कहा क्या मसला है, उससे मुझे मसला बयान किया। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें ब्लड देता हूँ। तो मैं इससे पहले ब्लड नहीं दिया था, मैं अंदर गया, जाकर उसको ब्लड दिया तो बहुत खुश हुआ वो। तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी और जो इत्मीनान था वो मुझे अभी तक याद है। फिर वो जब भी उसको ब्लड की ज़रूरत होती थी, स्वाबी का रहने वाला था, तो वो मुझे रब्ता करता था। मैंने उसको अपना कांटेक्ट दे दिया था, पता वगैरह, तो मुझे कांटेक्ट करता था, मैं उसको ब्लड दे देता था। तो इसी तरह फिर सिलसिला आगे चलता रहा। फिर उसने आना जाना बंद कर दिया, आना जाने क्या बात है, पूरे बरसों पहले की बात है। फिर इसी तरह मैंने और लोगों को ब्लड दिया, हमसायों को, मसलन किसी दोस्त यार को, किसी ने किसी को साथ लाया, कहा कि इसको ब्लड चाहिए, तो मैं उसके साथ चला गया। पिंडी तक मैं आया था ब्लड देने के लिए, CMH में। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे घुमा फिरा हूँ इस लिहाज से। तो ज़्यादातर मेरा जो ब्लड है 100 के करीब जो है वो बच्चों को मिला है, थैलेसीमिया के। तो टिल डेट मैंने 151 टाइम ब्लड दिया है, 151 बार। और ये आप कह रही है पाकिस्तान, ये दुनिया में किसी ने नहीं दिया। मैंने खूब सर्च किया है इसको, और सिर्फ हमारा जो हमसाया मुल्क है वहाँ का एक वज़ीर है जतिंदर सिंह, तो उसने 100 दफ़ा ब्लड दिए। तो उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने आकर सनद दी है, बाकायदा वो नेट पे मूवी है, मेरी जेब में भी पड़ी हुई है, ताकि लोगों को दिखाने के लिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की सनद दी है उसको। आपने क्यों नहीं अप्लाई किया वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए? आप तो देखें 151 दफ़ा दे चुके हैं ब्लड। मुझे 2019 में फ़ख्र पेशावर का अवार्ड दिया था मेयर पेशावर ने। सही। फिर उसके बाद एक तकरीब में डिप्टी मेयर ने मुझे पेशावर का अवार्ड दिया था, पेशावर अवार्ड। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तरगीब हो दूसरों को, बिल्कुल ऐसे ही, नौजवानों को तरगीब हो, दूसरों को तरगीब हो। ख़ुद मेरी वाइफ जो है और मेरा बेटा जो है, दोनों ने मिलाकर 100 दफ़ा दिया है ब्लड। अच्छा, आपकी अहलिया ने और बेटे ने मिलाकर 100 मरतबा खून का अतिया दिया। बेटा मेरा लेक्चरर है सरकारी कॉलेज में, तो उसने मेरे देखा दाखी, मुझे कहता है मैं आपसे आगे जाऊंगा। मैं कहा चलो देखते हैं। और वालिद से ज़्यादा कौन खुश हो सकता है जब औलाद उससे आगे चली जाए किसी काम में? जी हाँ, तो उसने भी 50+ दिया है, 54 दफ़ा माशाल्लाह। और मेरी वाइफ ने भी इसी तरह 54 टाइम दिया है,
तो उन्होंने भी आज आना था, दोनों ने पैकेज था पूरा। सही सही मगर वो बेटे को छुट्टी का मसला था, सही सही। और वाइफ जो है वो कराची गई हुई है, अपने मैके गई हुई है। अच्छा अच्छा। तो उस लिहाज से फिर कान ठंडे हैं आज। लेकिन चलें, आप उनको उनको उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी हाँ जी। और यकीनन आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे होती तो हमारे लिए बड़े हाँ, फख्र की बहुत अच्छा बात होती, लगता है। बिकॉज जो लोग खिदमत कर रहे होते हैं कौम की, दूसरे लोगों की, उनसे मिल के हमें पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा लगता है कि हम कम से कम एक छोटा सा इसकी कंट्रीब्यूशन हम कर सकें, कि शुक्रिया आप जैसे लोगों का अदा कर सकें कि आपकी वजह से कितनी ज़िंदगियाँ आए दिन जो है वो बच रही होती हैं। सभी साहब, अब जाहिर है बहुत सारे, जैसा आपने भी शुरू में बताया कि लोग डर भी रहे होते हैं, खौफ होता है उनके अंदर। पहली मरतबा जब आपने भी दिया, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्या मिथ्स हैं, लोग अभी तक क्या समझते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं जी 1-2 मरतबा, ज़्यादा मरतबा खून देते हैं तो आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है, खून की कमी। और वो अपनी सेहत के बारे में बताएं, क्या कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आपको हुई? नहीं, खून देकर 1-2 दिन अगर कोई फीलिंग हो कमज़ोरी की तो वो बस दूसरे तीसरे दिन नहीं होती, फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है। तो खून देना तो यानी मैंने जब उस बच्चे के लिए खून दिया तो मुझे कोई डर, कोई झिझक नहीं थी। तो ये असल में खून का रंग ऐसा है ना कि नफसियाती तौर पर बंदा देख कर घबरा जाता है। तो मैं सिविल सेक्रेटरीट में जब मुलाजिम था तो वहाँ गेट पर मेरी ड्यूटी थी। तो एक बंदा आया और कहता है, अंदर जा रहा था, मैंने कहा किसको मिलते हो? कहते मैं अंदर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा मिलते किसको? हम तो बगैर यानी पूछे गछ के बगैर नहीं छोड़ते। तो उसने कहा मैं वज़ीर सेहत से मिलना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा अंदर तो आज के दिन तो कोई वज़ीर नहीं है, तो तुम वापस जाना होगा। कहते नहीं, उसने मुझे कहा था आओ मैं अंदर रहूँगा। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये पुरानी कहानी 87 के लगभग है। तो मैंने कहा मकसद तुम्हारा क्या है, किस लिए मिलना चाहता है? कहता है उसने मुझे कहा था कि मैं तुझे 3 बोतल खून दिलवाऊँगा। तो मैंने कहा आराम से बैठ जाओ, कोई खून वून नहीं है, और वो 3 बोतल है तो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। मैंने उस वक्त अपने एक दोस्त को मिलाया फ़ोन, और हमसे थोड़ा सा दूर था, सेक्रेटरी से नीचे डायरेक्टरेट में एक दोस्त था, उसको ले लिया साथ में। ख़ुद हुआ एक तीसरा बंदा मैंने पैदा किया। तो हम पेशावर के अस्पताल चले गए, वहाँ मैंने इसको भी साथ लिया जो मरीज़ था ना, मरीज़ का जो अटेंडेंट था वो भी हमारे साथ था। जब मैं ब्लड दे रहा था वो मुझे देख रहा था छुप छुप के, यानी एक बहुत अनोखा काम था उसके लिए। उसने जब देखा, हालांकि मैंने उससे पूछा था कि तुमने ब्लड दिया कभी? कहते नहीं। मैंने कहा तुम खुद दे दो ना। कहते मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। ये सबसे बड़ा झूठ होता है कि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो उसने मुझे जब देखा ब्लड देते हुए तो बड़ा हैरान हुआ। फिर बाद जब मैं निकला हूँ तो मुझे कहता है यार मैं आज के बाद ब्लड दूंगा। तो ये भी एक कारनामा है ना कि एक बंदे को खून देने पर राज़ी करना, अमली तौर पर, ज़ुबानी नहीं। तो इस तरह मैं चूँकि प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में, तो मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे मुतासर होकर, और फिर मैं एकेडमी में पढ़ाता था पार्ट टाइम, वहाँ पर फीमेल्स मेरी वो भी थी स्टूडेंट्स, फीमेल्स ने भी ब्लड दिया है। तो साथ मुझे रसीद भी देते हैं ज़ुबानी, सर मैं इसने खून दिया है, इसने खून दिया है। मैंने कहा बेटा क्यों दिया है? तो इस तरह फिर काफ़ी लोग मुझसे यानी इंस्पायर होकर, ख़ुद मेरा बेटा आपकी मिसाल दी है, मेरी वाइफ की मिसाल दी है। आपका बेटा कितने साल का है? मेरा बेटा ही बेख्याल 33 साल का होगा। 33 ईयर्स का, मतलब ही इज़ यंग, और उसने भी ब्लड दिया, उसको भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और आपकी अहलिया, क्योंकि ख़वातीन से मुतालिक भी कहा जा रहा होता है ना कि कम ब्लड दें, कमज़ोरी हो जाएगी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, तो इतनी मरतबा तो वो भी खून दे चुकी हैं अभी, उनको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुए? नहीं, उनको भी ये बस ऐसे खून देने से उल्टा फ़ायदा होता है। हाँ, फ़ायदा ये होता है कि खुदा ना खास्ता दिल का दौरा जो है वो नहीं पड़ता, और जो सेहत के मसाइल हैं वो अच्छे खासे रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। तो मैंने तो यही महसूस किया है कि खून देकर फ़ायदा होता है, बल्कि मैं जहाँ तक पढ़ा भी है, सुना भी है, और ऐसे ही मैंने पाया कि नुकसान तो खैर कोई भी नहीं और है। बार बार हम भी अपने शो में इस चीज़ पर जोर देते हैं, और सबको हम यही बता रहे होते हैं कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको भी होता है। आप 3 जिंदगियां तो एक बोतल से बचा ज़रूर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम आपकी अपनी आपकी एक स्क्रीनिंग हो जाती है। शोएब, सबसे बड़ी बात क्यों आप, हमारा तो होता है ना, जब तक कोई बीमारी सर पे ना पड़े हम कभी भी अपने टेस्ट नहीं करवा रहे होते। एक तो आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है फ्री की, एट द सेम टाइम कोई बीमारी आपके अंदर अगर पल रही है वो पता चल जाता है, और उसके बाद उसके मज़ीद फ़ायदे अलग होते हैं, क्योंकि खून तो वो डिस्ट्रॉय हो जाना होता है। ऐसे है, तो खून किसी तो के काम आ जाए टूट का शिकार होता है, नया खून बन रहा होता है, तो बेहतर है वो खून किसी के
जिस्म में दाखिल हो जाए ताकि उसका फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल। चूँकि जब भी खून देने जाते हैं तो पहले एचपी टेस्ट करते हैं, एचपी चेक करते हैं कितना हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में, उसके बाद आप एलिजिबल करार दी जाते हैं, फिर आपका खून लिया जाता है। कभी ऐसा हुआ, कभी टेस्ट कराने गए, खून देने गए और उन्होंने कहा कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका ऊपर नीचे है, आज खून ना दें? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं कभी है, नहीं हुआ, क्योंकि 3 महीने के बाद ब्लड देता हूँ ना मैं, तो तब तक वो कमी पूरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ब्लड प्रेशर एहतियातन तो चेक करते हैं ब्लड प्रेशर बिल्कुल वगैरह, करते हैं कि जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो तो वही खून जो निकाले हमने वही इसको दोबारा चढ़ा लें उसी वक्त। और आपकी बेगम ने जब पहली बार खून का अतिया दिया था, वो आपसे मुतासिर होकर दिया था? हाँ, ज़ाहिर उसने मुझसे मुतासर होकर दिया था। कितना गैप आप देते हैं एक बार डोनेट करने और अगली डोनेशन के दरमियान, कितना होना चाहिए, कितने महीनों का गैप? 3 महीने का गैप होता है। 3 महीने मगर का मैंने इस तरह किया है कि कभी इमरजेंसी में, अब कोरोना जब आया था तो कोरोना में दिन के वक्त दिन दहाड़े सड़कें वीरान रहती थी, तो कोई भी नहीं होता सड़कों पर। तो उन दिनों बच्चों को बड़ी तकलीफ़ थी अस्पताल में, थैलेसीमिया के हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, मेरे दोस्त है वो, कि यार ये अब मैं अखबार में कॉलम भी लिखता हूँ, आज पेशावर, आज नाम है उसका। तो मैंने अपने एक कॉलम लिख लिया जिसका नाम उन्वान था बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब लोगों ने पढ़ा तो यानी थैलेसीमिया के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ब्लड देने वाला कोई नहीं है, लोग डरते थे सड़क पे आने से। तो फिर लोग वहाँ गए, उन्होंने ब्लड दिया। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा है आपकी बड़ी मेहरबानी, काफ़ी लोग आए हैं, और उन्होंने आकर कहा है कि अखबार में आया है। तो यानी उससे पढ़ के उनको ये महसूस हो कि हमें जाना चाहिए ब्लड डोनेशन के तो लिए। वो फिर ब्लड देने आए। तो ये एक मतलब एक इंस्पायरेशन होती है ना कि अगला ब्लड दे। तो मेरा तो मकसद यही है कि ब्लड जो है, ब्लड देने से इंस्पायरेशन हो दूसरों को। मैं फेसबुक पे भी देता हूँ। बाद लोग फेसबुक पे ही कमेंट्स में एतराज़ करते हैं कि सिला खुदा से मांगो, बंदों से क्या मांगते हो, ये और वो। फिर मैं चुप कर जाता हूँ। किस बारे में खुदा से मांगो, क्या क्या कि इसका सिला खुदा से मांगो? अच्छा, सिला खुदा से मांगो, अच्छा। तो मैं चुप कर, मुझे पता होता है कि मेरा बोलना फजूल है, इसको कोई और जवाब देगा, फिर उसको कड़ाके से जवाब देते हैं कि ये फेसबुक वॉरियर्स है ना, कीबोर्ड वॉरियर्स, खुद तो काम करते नहीं है, खुद तो सवाए फेसबुक यूज़ करने के आप कुछ नहीं करते जो अच्छा काम करें, बजाय इसके कि आप जाके सपोर्ट करें, शेयर करें, उस मैसेज को आम करें, उनको एक्नॉलेज करें। आप आगे जाकर डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग डिस्करेज नहीं होते, शदीद डिस्करेज कर रहे होते हैं भाई। ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे होते हैं कि अगला बंदा खुद भी कहता है कि शायद मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी इतनी वर्थ नहीं है। आप उसमें चले जाते हैं कभी ना कभी, बिकॉज आप बड़ी मोटिवेशन के साथ एक काम कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है वाकई जहाँ पर ऐसे लोग हैं वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सभी साहब, कभी ऐसा हुआ कि लोगों की बातों की वजह से, इस तरह के कमेंट्स की वजह से आप डिस्करेज हुए हो, डीमोटिवेट हुए हो? मैं खुदा का शुक्र है डिस्करेज नहीं हुआ, उल्टा इन बातों से मेरी करेज और ज़्यादा होती है। ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ यार इनको पता ही नहीं है ना कि इसका क्या टेस्ट है अपना। जब वो सुई चुभती है ना, कसम से बड़ा सरूर मिलता है। हालांकि इतनी बड़ी सुई होती है और तकरीबन पता है खासी मोटी भी होती है, बिल्कुल, कि जल्दी खून निकले उससे। दर्द तो होता है वैसे तो उससे। वो एक नशा सा बन जाता है। हाँ। कि जब सुई चुभती है तो बस मुझे लगता है कि मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हूँ इस वक्त। तो दिल में कोई ना कोई दुआ मांग बिकॉज वो आप इतना एक नेक काम कर रहे होते हैं, ऐसी आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि उस टाइम पर आपको वो दर्द नहीं दिख रहा होता। आप कहते हैं कि आपकी एक सुई चुभने से आप कितनी जिंदगियां बचा रहे हैं। भाई एक बैग से 4 बच्चों को खून चढ़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा नहीं है कि जब उनके बच्चों के माँ बाप के चेहरे पर जो इत्मीनान और जो दुआ उनसे मिलती है, उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? अब अच्छा, जो जिस बच्चे को खून चढ़ने वाला होता है, मैं जाकर उसको देखता हूँ, बेड पे बैठा होता है, अच्छा, ऐसे सुनसान सा, चुप खामोश। तो जब उसको खून चढ़ता है उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है, यानी खेलने कूदने के काबिल हो जाता है। तो माँ बाप को भी समझ उस वक्त आती है जब चलने फिरने वाला बच्चा आराम से बैठ जाए एक कोने में, तो माँ बाप को समझ आ जाती है कि यार इसको खून ज़रूरी है, तो वो अस्पताल लेके आते हैं। तो इस वजह से इंस्पायरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो फेसबुक की बात में कर रहा था, तो फिर वो अगला बंदा कहता है ये सिले के लिए नहीं दे रहा, इसने दूसरों को उकसाने के लिए कि आप भी आएँ। तो ये बात बड़ी सही थी, तो मैं दिल खुश हुआ। मैंने कहा यार से बड़े दिल की बात जानी। अलता के मैंने 85 दफ़ा ब्लड दिया था और मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं, सिर्फ मैं और मेरा खुदा। मेरी वाइफ को, मेरे माँ वगैरह किसी को पता नहीं था कि यार इसने ब्लड भी देता होता है ये। जब हमारे कॉलेज में कैंप लगा एक ब्लड का, तो एक तंजीम का जो बड़ा था वो स्टाफ रूम में आया, उसने कहा आप भी खून दें।
टीचरों को कहा तो टीचर खामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब, कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। वो जब बाहर निकला तो मैं उसके पीछे गया, यहाँ भी मैंने इस फ़ोन देने को छुपाया। तो मैंने कहा यार मैं ब्लड देता हूँ आपको, मेरा बेड कॉलेज के हॉल में डालो जहाँ पर कोई नहीं है। तो वो भी समझ गया कि यार एक किस जहालत का शिकार है। तो उसने मेरा बेड वहाँ डाल दिया, मैंने खून दे दिया। तो खून देकर फिर मुझे कहते ये तुम क्यों छुपाते हो इस बात को। वो बाबा सा था ना, बड़ा नाइस बंदा, ताला मग़फ़िरत करे। तो मैंने कहा यार एक नेकी है ना, किसी को पता ना चले। तो कहता ये वो नेकी नहीं है, किसी को पता ना चले, एक हाथ से तुम्हारे दूसरे हाथ को पता ना हो। ये तो ऐसी नेकी है कि तुम खून ब्लड दोगे, तुम्हारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंस्पायर हैं, वो भी इस तरफ आएंगे। बिल्कुल अच्छा काम है, उसकी बात मेरे दिल को लगी। फिर मैंने उसके बाद इसको आम कर दिया, जब भी ब्लड देता हूँ फेसबुक पे डाल देता हूँ और उसको स्टेटस पे दे देता हूँ। लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं। लोग जो दुआ देते हैं ना, एक तो माँ बाप दुआ देते हैं बच्चे की, बिल्कुल। एक जो लोग सुनकर आप जैसे लोग मतलब दुआ देते हैं कि यार इसको लिखा होता है दुआएं वगैरह, तो वो भी मेरा बहुत बड़ा सरमाया है मेरे लिए। वो कमाया आपने सर। कोई पैगाम जो सुनने वालों को देना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया? वो पैगाम जी वो ये है कि देखो ब्लड देने से कुछ नहीं होता। ब्लड दें, अगर साल में एक दफ़ा देते हैं, 6 माह बाद एक दफ़ा देते हैं, लेकिन दें ज़रूर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, तो ब्लड देने से यकीन करें, कुछ नहीं होता। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे अपनी जर्नी से मुतालिक बात कर रहे थे। ब्लड डोनेशन वो करते आए हैं, 151 दफ़ा वो कर चुके हैं। उनकी अहलिया और उनके बेटे ने मिला के कुछ 100 से ज़्यादा मरतबा ब्लड डोनेट किया है। सो ये बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी आज हमने सोचा आपसे हम शेयर भी करें। और आपके सामने बैठे हैं बिल्कुल माशाल्लाह फिट फाट, और जो एक मिथ्स होती हैं, अच्छा वो वीकनेस वाली या तबीयत ख़राब हो जाएगी या कोई बीमारी ना लग जाए आपको। नॉर्मली हमारे बड़े कह रहे हैं तुम्हें इतना पाल पोस के हम बड़ा करते हैं, तुम्हें खिला पिला के बड़ा करते हैं, खून दे के आ जाते हो। तो ये खून देना एक बड़ी अच्छी बात है, सदका जारिया भी आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी पैगाम के साथ कि लोगों की मदद करें, उनकी जान बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर आपके पास ये तौफीक है, यानी ब्लड ज़ाहिर है, आपके पास हेल्थ अच्छी है, आपकी आप एलिजिबल हैं ब्लड देने के, तो प्लीज़ ब्लड ज़रूर डोनेट किया करें। स्पेशली अगर खुद नहीं कर रहे आपको इतनी तौफीक नहीं हो रही खुद करने की, तो किसी को डिस्करेज ना करें। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। अपना फीडबैक इस शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।